नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी लेमा। लोकतंत्र का महापर्व आज, जहां पे मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां विवेक तनखा ने बीएसटीवी से खास बातचीत की है। कांग्रेस ने न्याय की गारंटी दी है, उन्होंने कहा। वोट डाल के अभी लौटे हुए यहाँ से। सर, क्या मुद्दे इस बार जबलपुर के देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़, ये सीट कही जाती है? देखिए, जबलपुर के मुद्दों पे तो चुनाव होता नहीं है। लोकसभा का चुनाव हर वक्त राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। जबलपुर तो वैसे ही मैं अभागा शहर मानता हूँ। 30 साल से 20 साल से बीजेपी है यहाँ। अभी तक हवाई जहाज तो ठीक से आ नहीं पाया, जो था वो भी चला गया। बड़े बड़े क्लेम्स जरूर जबलपुर के बारे में नेता लोग करते हैं, मगर वो सब खोखले हैं। जबलपुर की जनता सब समझती है और पहचानती है। राम मंदिर को लेकर तो वो कांग्रेस पे कई तरीके के आरोप लगाती है कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है। राम मंदिर इलेक्शन और वोट का विषय नहीं है, ये मान के चलिए। और भारत की जनता अच्छे से इस इलेक्शन में सिद्ध कर देगी कि राम के नाम पे अगर कोई वोट मांगेगा तो वो राम के साथ भी अन्याय करेगा। सर, एक आखिरी सवाल के, कांग्रेस किन मुद्दों को लेके इस संसदीय सीट पे चुनाव लड़ी है? क्या मुद्दे इस बार आपकी तरफ से रहे? कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी है। हमारा मैनिफेस्टो आया है, हमारे 5 न्याय आए हैं, आपको पता है। हमने महिला न्याय, मनरेगा न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, समांतर न्याय, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 25 गारंटी दे रहे हैं। हम मोदी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम खड़गे जी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम राहुल जी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी की गारंटी दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ट्वीट भी करता हूं, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में पार्टी महत्वपूर्ण होती, व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति पार्टी का होता है। अगर व्यक्ति अपने नाम पे गारंटी देगा तो कल को वो व्यक्ति जब नहीं रहेगा तो उस गारंटी का क्या होगा? हम इन्फोर्स कैसे कराएंगे? किसके पास जाएंगे वो गारंटी मांगने? तो जो भाजपा कर रही है, मेरे ओपिनियन में वो लोकतंत्र के विपरीत है। बिल्कुल, ये थे विवेक तनखा जी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है। उनका मैनिफेस्टो जो है वो न्याय को लेकर है और इसी को लेकर जबलपुर में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कैमरामैन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी, जबलपुर। लोकतंत्र का महापर्व आज, मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग जारी है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में बीएसटीवी की बड़ी अपील कि अगर आपने किसी भी कारण से अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने मौलिक अधिकार समझ के इस वोट कास्ट कीजिए, वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। छत्तीसगढ़ के 1 सीट बस्तर पे लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कुछ सीटों पे मतदान कार्य चलेगा। 2019 में कांग्रेस के पास से सीट आई थी, जबकि 1998 से लेकर 2019 तक लगातार बीजेपी का इस पे कब्जा था। 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बीच कांग्रेस इस सीट को जीतने में कामयाब हुई थी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले तब मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस 2024 के समर में अपनी सीट को बचा के ले जाना, बस्तर की सीट को? देखिए अजय जी, 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर का दावा करती रही और मोदी लहर के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी हमने बस्तर में माननीय दीपक वैस जी ने 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। और इस बार इनके सांसद खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी का जादू समाप्त हो चुका है। आज ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुख्य पृष्ठ है, उसके संपादकीय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मोदी जी का जादू समाप्त हो चुका है। हिंदुत्व में राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। जब इनका पितृ संगठन ये स्वीकार कर रहा है तो इस बार तो हमें पूरी उम्मीद है कि पहले से बेहतर उम्मीदवार है हमारे और ज्यादा बेहतर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। आज हमारे जो उम्मीदवार है कवासी लखमा जी, जो पिछले 25 साल से बस्तर की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज उद्योग मंत्री, आबकारी मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, इसके पहले उपनेता, नेता प्रतिपक्ष, और ये
बस्तर की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके सुख में, उनके दुख में। जबकि इनके जो महेश कश्यप है, उनके मुकाबले बेहतर जनाधार, बेहतर लोकप्रियता, सीधा जनसंपर्क, और 8 की 8 विधानसभा में 2 बार वो व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। हर जगह शानदार उनको समर्थन और प्यार मिल रहा है, और इसका हमें उम्मीद है कि बस्तर की जनता, जिसे सत्ता की कुंजी कहा जाता है, हम शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। 4 जून को देश से मोदी सरकार की विदाई अवधि जीतते हैं। ठीक है अजय जी, मैं बस 1 सेकंड के लिए टिप्पणी करूंगा आपकी बातों पे, मैं सीधे सुनील जी का रुख करूंगा। आपने कहा कि हमारे प्रत्याशी पहले के प्रत्याशी से बेहतर है, मतलब दीपक बैज से बेहतर आपका? नहीं, देखिए मेरा ये नहीं, ये थोड़ा सा मेरा हो सकता है। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि अभी दीपक बैज जी 11 की 11 विधानसभा का पूरा नियंत्रण देख रहे हैं, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राजनाथ उम्मीदवार है, तो ये महती जिम्मेदारी थी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति संगठन प्रमुख के रूप में 11 की 11 विधानसभाओं में पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जनसभाएं ले रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि देखिए आज उन्होंने उस जिम्मेदारी के बाद कवासी लखमा के मुकाबले महेश कश्यप बहुत कमजोर उम्मीदवार है। और सबसे एक आखिरी 10 सेकंड, 9 में से 7 सांसदों को टिकट काटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एंटी इनकम्बेंसी, मोदी गारंटी के वादा खिलाफी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता महसूस कर रही है। अजय जी, सुनील जी आपको जवाब देंगे। आपने तो दीपक बैज का ही टिकट काट दिया, सिटिंग एमपी, पीसीसी के चीफ भी टिकट काट दिया। खैर सुनील जी, मोदी जी की सभा होती है बस्तर में, क्या परिवर्तन देखते हैं उसके बाद बस्तर के मनोदशा पे, लोगों के मनोभाव पे? क्योंकि आपके पास तो एक ही नाम है, मोदी, मोदी और मोदी। जवाब दीजिए। जी नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं आज के लोकतंत्र के इस महापर्व पर देश में प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं, मैं देश की जनता से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, जिन भी सीटों पर मतदान हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपील है कि आप मतदान अवश्य करें, 100% मतदान करें, इस देश के लोकतंत्र के लिए मतदान करें। देखिए अवधेश जी, बस्तर की जनता जो है उसको पता है कि ये जो मतदान इस बार उनको करना है, ये जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव है लोकतंत्र की जीत के लिए उनको मतदान करना है, नक्सलवाद और आतंकवाद के अंत करने के लिए उनको मतदान करना है, बस्तर के विकास के लिए उनको मतदान करना है, बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं उसको लेकर के उनको मतदान करना है। और उसका पर्याप्त कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन मानकों पर खरी उतरी है। देखिए, हमने सबसे पहले प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री विष्णुदेव साय जी को यहाँ पर बनाया है। और देखेंगे सरल, सहज, सुलभ, लेकिन एक ऐसा सबसे बड़ा दंश छत्तीसगढ़ का है, वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद के कारण आप बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि लगातार विकास अवरुद्ध रहा है, इसको स्वीकार सबको करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने लगातार नक्सलवाद, जो कि सबसे बड़ा दंश था, जो सबसे बड़ा कांटा है यहाँ के बस्तर के विकास के लिए, उस पर डायरेक्ट अटैक किया। आप भी थे, हम भी थे, हमने सुना, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम नक्सलवादियों से बात करने को तैयार हैं, जिस भाषा में बात करेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। अब उन्होंने बंदूक की भाषा अपनाई है, तो अवधेश जी, पूरा देश आज गर्व से इस बात पर अपना सीना फुला करके कहता है कि हमारे वीर जवानों ने उनके मांद में जाकर के जो स्ट्राइक की है और सबसे बड़ा इनकाउंटर वहां पर 29 नक्सलियों का किया है, ये देश के लिए गर्व की बात है। सुरक्षा जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसा काम उन्होंने किया। तो बस्तर की लड़ाई जो आर पार की है, वो भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ कर चुकी है। अब बस्तर में विकास होगा। अब सीधा सीधा है, या तो विकास के मुख्य मार्ग पर आ जाओ और या तो फिर आप तैयार रहो परिणाम भुगतने के लिए। अब दूसरी ओर मैं आता हूं, बस्तर के विकास की बात हो, सबसे पहले रेल जो होती है उसको बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में देखा गया, रेल होती क्या है। उसके अलावा मैं बात करूं कि विकास के जो नए आयाम है, आप देखेंगे कि पहले वहां पर ऑप्टिकल फाइबर और सारे नेट की कनेक्टिविटी होती नहीं थी। माननीय मोदी जी की सरकार ने वहां लगभग 836 किलोमीटर के आसपास फाइबर बिछाया। बड़ी योजना है, उसमें लगातार महिलाओं को लाभ हो रहा है। सुनील जी, मैं आऊंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप अपने इतने साल की राजनीति या 15 साल के बीजेपी के शासन में रायपुर से बस्तर कौन से रेल पे बैठ के गए थे, मुझे बता दीजिएगा। मैं अनिरुद्ध जी के पास एक बार रुका था। अनिरुद्ध जी, कैसे देखते हैं इस आज के समीकरण को? बस्तर एक सीट पे चुनाव, हाई प्रोफाइल सीट इसे बना दिया गया, पीसीसी चीफ बस्तर से आते हैं, बीजेपी चीफ बस्तर से आते हैं, दोनों की प्रतिष्ठा। देखिए, जहां तक अवधेश जी मेरा मानना है कि जो घटनाक्रम शुरुआत में हुआ वो नहीं होना था। और अब दीपक बैज जी तो सिटिंग एमपी थे, बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो दावेदार थे, वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कवासी लखमा जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं
और विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे, वो चाह रहे थे कि उनका बेटा जो है हरीश लखमा वो चुनाव लड़े। और हरीश लखमा भी अपनी राजनीतिक पारी की शानदार शुरुआत करना चाह रहे थे। तो इसको लेके बहुत दिन तक के जो है संशय, विस्मय, ये सब स्थितियां रही, क्या होगा करके बस्तर की सीट पे मतलब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। और जहां तक कि मेरा अपना एक अनुभव रहा है कि जिस सीट पे ये सब ऊहापोह की जब स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है तो कहीं ना कहीं उसका जो है जनमानस में कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मतलब सीधे सीधे पार्टी पे जो है सवालिया निशान लगते हैं कि क्यों तय निर्णय लेने में इतनी देर क्यों। और जहां तक कि मेरा आज भी मानना है अवधेश जी, मैं पहले भी कहता रहा कि निर्णय तो जो है जहां तक के जो है हरीश लखमा या फिर दीपक बैजवी जी पे होना था। अब हम आज के परिदृश्य की बात करें, आज तो पोलिंग हो रही है, मतदान हो रही है, वो पुरानी बातें थी। आज जो एक सवेरे वीडियो आया है नारायणपुर के छोटे डोंगर का, बिल्कुल मैंने भी देखा उस वीडियो। ताला खुलते ही लोगों ने दौड़ के जो कतार लगाई, दौड़ रहे हैं, होड़ लगी हुई है वहां पे आगे जाने के लिए, मतदान करने की। इतना जो है रोचक दृश्य, मैं मतलब ये अतिशोक्ति तो नहीं होगी, ऐसा दृश्य शायद ही आज पूरे हिंदुस्तान में किसी पोलिंग बूथ का नजर आए। और देखिए इसकी साइकोलॉजी को समझिए अवधेश जी, कहीं ना कहीं वहां पे जो आदिवासी मतदाताओं के अंतस में कोई गहरी चीज छिपी हुई है। बिल्कुल। और जो 2-3 दिन पहले जो है नक्सली घटना जो हुई, जो वारदात हुई, जो भी हुआ, जो जिसमें जो 29 लोग मारे गए, रोकना चाहूंगी यहाँ पे, रोकना चाहूंगी अनिरुद्ध जी को भी। यहाँ पे खबर बस्तर से मिल रही है, बड़ी खबर, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया है। सुकमा जिले के नागारास पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया है, मतदान केंद्र पर मतदान किया है। बस्तर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया है। आज सबसे पहले तो मैं बस्तर के मतदाता भाई बहनों को, ऐसा लोगों को, बस्तर से मतदाता भाई लोगों को बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। जो बस्तर का आवाज है, नागारास में पैदा हुआ एक गरीब आदमी, तेंदुपत्ता तोड़ा हूं मैं, गोदी खोदा हूं, ताड़ी काटा हूं, मुर्गा लड़ाई किया और बैला धंधा किया हूं। उस आवाज को दिल्ली में पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मेरे को विश्वास जताया, उसका विश्वास में मैं पूरा कड़ा उतरूंगा। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया है। सुकमा जिले के नगारास पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और मतदान किया है कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का। इस दौरान बयान भी सामने आया जो आपने सुना। यहाँ पे लगातार बस्तर में जो है हाई प्रोफाइल सीट छत्तीसगढ़ की एकमात्र जहाँ पे आज मतदान होना है प्रथम चरण में, और मतदान जारी है। लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस दौरान मतदान किया है। सुकमा जिले के नगारास में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। यहां पे बड़ी संख्या में अब मतदाता भी घर से बाहर निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें, सुंदर तस्वीर लोकतंत्र की, जहां दिव्यांग व्यक्ति भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां जो है लोकतंत्र का आज महापर्व। बीएसटीवी अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान, तो मतदान करने जरूर निकलें। बस्तर से प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने मतदान किया है, मतदान केंद्र पहुंचे थे, मतदान किया है। जहां सुंदर तस्वीरें पूरे देश से इस वक्त सामने आ रही हैं मतदान केंद्रों से, जहां हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। उत्साह मतदाताओं में खासा नजर आ रहा है। बस्तर से ये सुंदर तस्वीर, जहां दिव्यांग व्यक्ति मतदान करने पहुंचे हैं, उनके साथ जो है सहयोग करने के लिए कुछ लोग भी वहां मौजूद हैं। सुंदर तस्वीर यहाँ पे ये लोकतंत्र की, जहां सुबह से ही जो है मतदान का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे से आज वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 हाई प्रोफाइल सीट बस्तर पर आज मतदान हो रहा है, जहां सुबह से ही मतदान जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। पूर्व सीएम कमलनाथ यहां पे मतदान केंद्र पहुंचे हैं परिवार के साथ। कमलनाथ ने यहां पे मतदान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने भी यहां पे मतदान किया है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले जो है छिंदवाड़ा में यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत जो है लगातार देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, सबसे बड़े गवाह हैं
और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्होंने सब कुछ किया। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ मतदान केंद्र पहुंचे थे, मतदान किया है। पिता कमलनाथ भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं और मतदान किया है। इस दौरान उनका बयान भी सामने आया। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान, जहां छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट, मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश की नजर यहाँ पे छिंदवाड़ा पर, एकमात्र सीट जहां पे भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। सबकी नजर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। और चलिए हम वापस रुख करेंगे अवधेश जी का, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी बेहद शुक्रिया आपका। लोकतंत्र के इस महापर्व को सशक्त मजबूत बनाने के लिए आपकी भागीदारी बेहद ही आवश्यक है। तो बीएसटीवी की अपील कि पहले मतदान, फिर दूजा काम, फिर जलपान, सारे कामों को छोड़ के आप मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। और मतदान का जो प्रतिशत सुबह 9 बजे तक है वो महज 12.2% है। ये बता रहे हैं कि आप अभी भी अपने घरों पे बैठे हुए, आप निकलिए, मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। अब 5 सालों के लिए जो आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है उसके लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। मैं लौटता हूं एक बार चर्चा के लिए। अजय जी, आपने तो बता दिया कि ठीक है कि कांग्रेस के पास ये मुद्दे हैं, ये वैसे है। सवाल विश्वास का है। जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? मैं सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि 2023 के चुनाव में बस्तर की जनता, प्रदेश की जनता ने आपके 5 सालों के काम पे विश्वास नहीं जताया। बीजेपी की सरकार बन गई। जवाब दीजिए। अदिति जी, देखिए 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के इस महाकुंभ में बस्तर की जनता से चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके आज ये पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति जरूर देंगे, क्योंकि लड़ाई जो चुनाव है ये सिर्फ आम चुनाव नहीं है, ये देश के संविधान की रक्षा का, देश की लोकतंत्र की रक्षा का, देश की गणतंत्र की रक्षा का चुनाव है। और ये हमारे महत्वपूर्ण भूमिका है कि आने वाले 5 सालों में देश की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को, हमने लगातार बस्तर की जनता के लिए काम किया, चाहे तेंदुपत्ता 2504,000 वनोपज खरीदी में पूरे देश में पहले स्थान पर, 74% वनोपज खरीदी हमने की। हजारों स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंद किए गए, 356 स्कूल शुरू किया। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र में जहां आम आदमी जाने से घबराता था, हमने स्वतंत्र दिवस में झंडा फहराया। एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार 80% नक्सली घटनाओं में कमी, 56% नक्सली शहादत में कमी। लेकिन अभी ताजा उदाहरण की छोटा सा बात कर लूं, बीजापुर में कैलाश नाथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 4 महीने की सरकार में हत्या हो जाती है। तिरुपति कटला जनपद सदस्य, उनकी हत्या हो जाती है। कोमल मांझी 9 दिसंबर को हत्या। ये भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं की बस्तर में सुरक्षा कर पाने में अक्षम है। तो ये बस्तर की जो आदिवासी जनता है वो किस प्रकार से भरोसा करेगी? आज बीजापुर के विधायक, बीजापुर के जिला अध्यक्ष माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखते हैं कि भैया हमारी सुरक्षा कीजिए। जो वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार पे इनके नेता भरोसा नहीं कर रहे हैं, उस पर आदिवासी जनता भरोसा करके जिताएगी। ये कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। दूसरा 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जो बस्तर की चर्चा का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण 32% आरक्षण विधेयक, जिसको पूरी सर्वसम्मति से पारित करके हमने भेजा। 15 माह से केंद्र की मुद्रा अटका के रखती है। नगरनार प्लांट, जिससे बस्तर की जनता का सीधे भावनाएं जुड़ी है, 23,000 करोड़ रुपए एनएमडीसी का लगा हुआ है। आज भी वो दीपों की विनिवेश की सूची में शामिल है, कहीं ना कहीं निजीकरण की साजिश। तीसरा महत्वपूर्ण बात, नंदीराज पर्वत जो लॉ का सबसे बड़ी खदान है, 2017 में डबल इंजन की सरकार ग्राम सभा की फर्जी अनुमति के बाद अडानी जी को सौंप गई। हमारे लगातार पत्र लिखने के बाद उसको कैंसिल ही किया जा रहा है। हसदेव में विष्णुदेव साय सरकार के 4 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। आदिवासी वर्ग समझ रहा है कि इनके पूंजीपति हित ज्यादा प्रभावी है आदिवासियों के हित के बजाय। आखिरी महत्वपूर्ण बात, 2006 के वनाधिकार अधिनियम, जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश लगातार केंद्र की मोदी सरकार समझ रही है। 5 साल के सुशासन और 4 महीने के विष्णुदेव सरकार के कुशासन के अंदर को आदिवासी वर्ग महसूस कर रहा है। ठीक है सुनील जी, जरा आप भी वो फहरिस्त बता दीजिए जिसके दम पे आप जनता जनार्दन के मनों तक पहुंच चुके हैं, आप जिसके दम पे दावा करते हैं कि बस्तर की सीट कांग्रेस से आप छीन लेंगे। जरा बता दीजिए क्या कुछ आपके पिटारे में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बस्तर की जनता ने, सहित छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास किया विधानसभा के चुनाव में, हमने मोदी की गारंटी लेकर के चुनाव लड़ा। ये हमारा घोषणा पत्र था, मोदी की गारंटी है। लोकसभा में भी हमारा घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी। देखिए, मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा और सबको पता है, दर्शकों को भी पता है। लेकिन चूंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो अपनी बातों को, जो उनकी कमजोरियां हैं, उसको सिलसिलेवार गिना रहे थे। वो जितनी भी चीजें बताए हैं, अगर पीछे जाएंगे तो सब उनके ही लोग निकलने वाले। हम तो मोदी की गारंटी लेकर के आए। हमने सबसे पहले कहा धान का समर्थन मूल्य जो है वो 3100 रुपया 21 क्विंटल प्रति एकड़। उसके बाद 2 साल का बचा हुआ धान का बोनस हम देंगे। महतारी वंदन योजना,
ऐसे बहुत अनेकों काम है, युवाओं के रोजगार के लिए से लेकर के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने बहुत सारे काम हमने किए। जनता जानती है, जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन सब समझ रही है। इस बार देखिएगा बस्तर में जिस प्रकार से इन लोगों ने, मैं फिर आता हूं, अभी ये नक्सली घटनाओं की बात करते हैं। हाँ, हमको पता है, हम यदि लड़ाई लड़ेंगे तो बलिदान होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान हो रहा है, लेकिन यदि बलिदान मांगता है तो बलिदान दिया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी समझौता नहीं करेंगे। दूसरी ओर इनके प्रत्याशी लड़ रहे माननीय कवासी लखमा जी झीरम कांड के चश्मदीद गवाह थे, बस 10 सेकंड चश्मदीद गवाह। सुनील जी, मैं 10 सेकंड टोक रहा हूँ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में घुस के गोली मार दी गई, ये कौन सा बलिदान है साहब? किस बलिदान की बात करते हैं आप? घर में घुस के गोली मारी गई बीजेपी कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बाजार में काट दिया गया उन्हें। वही मैं कह रहा हूं कि कौन सा बलिदान? हम जब लड़ाई लड़ते हैं, हम जब नक्सलियों की मांग पर घुस करके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो बौखलाहट में ये काम वो करते हैं। उनको ये लगता है कि वो हमारा मनोबल गिरा देंगे। अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, अपने नेता की सुरक्षा सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए, आपके प्रत्याशी झीरम कांड के चश्मदीद गवाह हैं और माननीय आपके धर्मलाल झीरम के सबूत मेरे जेब में है। कहाँ चले गए साहब झीरम के सबूत? क्या कर पाए आप? अरे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, घुस करके मार रहे हैं। और इनकी सुप्रिया सिन्हा प्रवक्ता महोदया कहती हैं कि नक्सली शहीद हो गए। गलत बात कर रही है। अरे मैं वीडियो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की आर्मी जवानों का उन्होंने सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र याद रखिएगा बस्तर वासियों, इनको छोड़ना नहीं। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूं। मैं अनिरुद्ध, देखिए आज चुनाव का दिन है, आप ऐसे मुद्दों पे अगर अपनी बातें जनता तक पहुंचाना चाहेंगे तो बारी बारी से कह लीजिए। मैं सबको बराबर समय दे रहा हूं, 1 घंटे का डिबेट है, मैं सबके पास आ रहा हूं, निवेदन है बारी बारी से अपनी बातों का। देखिए मैं अपनी बात पूर्ण कर लूं, मेरा थोड़ा विषय बचा है। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि यदि हमारे सेना के जवान, हमारे डीआरजी के जवान, हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान कहीं जा करके इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद दीपक बैज जी का बयान भी आपके चैनल में चला है कि अभी इसमें संदेह हम देखेंगे कौन नक्सली था, कौन ग्रामीण था। उसके बाद ये लोग जो हैं इनका तो मतलब इतिहास ही है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठा लो, कुछ भी हो तो सवाल उठा लो। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आपको भरोसा किस पे है? अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल बताने वाले भरोसा करते हैं, किसी पर भरोसा है कि नहीं? दीजिए, मैं जवाब देता हूं। अजय जी, मैं सीधे अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर। अनिरुद्ध जी, सूबे की सियासत में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। सेना के इस्तेमाल पे सख्त बैन लगा हुआ है कि सेना का नाम का इस्तेमाल, उनके गणवेश का इस्तेमाल आप चुनावी कैंपेनिंग में नहीं कर सकते। लेकिन जो मुद्दा निकल के आ रहा है, जिस तरह से 29 नक्सलियों को घुस के मारा गया, उनकी हत्या की गई, वीर गति, मतलब जो हमारे वीर जवान थे, जो उन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया, कैसे असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव पे उसका? निश्चित रूप से देखिए, उस समय जो है मतलब हाँ, भोपाल से हम जुड़ गए थे और मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था जी कि एक साथ 29 नक्सलियों के जो मारे जाने की घटना हुई है, बिल्कुल सही, ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब मेरे को ऐसा याद नहीं आता कि एक ही चरण में एक ही बार जो है 29 नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में मारे गए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये है अवधेश जी कि यहाँ पे जो है किंतु परंतु संदेह जाहिर किया जा रहा था, अलग अलग चर्चाओं का दौर था। एक तरफ से जो है शासन की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई और कल नक्सलियों ने भी जो है मृतकों की प्रेस नोट जारी किया, नाम जारी किया 2 लोगों को छोड़कर। तो इससे सीधे सीधे है कि नक्सली मारे गए। और दूसरी बात देखिए ये है कि यहाँ पे जो अभी शहादत की बात हो रही थी और फिर कौन किस पार्टी के, तो आप देखेंगे मैंने ये देखा कि कांग्रेस के लोग भी मारे गए। झीरम घाटी जो है इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो केदार कश्यप के भाई, जो केदार कश्यप जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, बिल्कुल, उनके भाई तानसेन कश्यप बिल्कुल कुलदेव या कुलदेवी की पूजा कर रहे थे, तो दिन दहाड़े उनको मारा गया। इनके विधायक थे भीमा मंडावी, वो मारे गए। और अभी जो है कत्लेआम चल ही रहा है, जिसका अवधेश जी आपने उल्लेख किया। अभी जो है पोलिंग के कुछ समय पहले जो जिस तरीके से जो 29 नक्सलियों के मारने की खबर आई, तो मैं समझता हूं कि यहाँ अंतस मन में वहां के मतदाताओं पे कुछ न कुछ जो है विचार मंथन चल रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अजय जी, अब आप जवाब दे दीजिएगा।
और जब ये भी बता दीजिएगा, अगर बात नक्सलियों को घुस के मारने की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी क्यों संदेह करती है? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि माओवादियों ने जब कल प्रेस रिलीज जारी किया तो 29 लोगों को जो मारा गया उसमें 27 लोगों का नाम माओवादियों ने जारी किया कि ये हमारे कैडर के लोग थे, 2 का नाम छूटा हुआ है, क्रम डला हुआ है, 29 तक शायद आपने भी उस प्रेस रिलीज को देखा होगा। क्यों संदेह जताया जाता है? क्यों बार बार कांग्रेस इस चक्र में फंस जाती है? देखिए अवधेश जी, 3 से 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण झीरम की घटना का मेरे मित्र ने जिक्र किया। आज झीरम की घटना में 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। आज भी उसके दर्द उतने ही ताजा है क्योंकि न पीड़ित पक्ष को मिला, न हमारे नेताओं की जो शहादत है उनको इंसाफ नहीं मिला। आज मेरा मित्र राजनीति, सुनिए मेरा निवेदन है, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि आप राजनीति करने का प्रयास करें। मुझे एक छोटे से प्रश्न का जवाब दे दें। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जिनका दायित्व है कोई सुपारी किलिंग हो रही है, राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र हो रहा है, उसके पर्दाफाश करने में मदद करें। आखिर धरमलाल कौशिक किसके इशारे पर, किसके दबाव पे, किसको बचाने के लिए हाईकोर्ट में पीआई लगा के झीरम की घटना की जो एसआईटी की जांच है उसको बाधित करने का प्रयास? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण चाहूंगी, यहाँ पे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से मिल रही है जहाँ पे भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से खास बातचीत की है। छिंदवाड़ा की जनता पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं। भारी बहुमत से जीतने का दावा किया है। सीताबाई राय प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर सब परिवार पहुंचे हैं और मतदान किया है। मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू मौजूद है। अपने मतों का उपयोग यहाँ पर करेंगे। आज मतदान के लिए पहुंचे हैं, मंदिर में दर्शन किए और सीधे अब मतदान केंद्र के पहुंचने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? बस छिंदवाड़े की जनता का आशीर्वाद है, माता रानी के जो हमारी नगर शक्तिपीठ है, यहाँ आकर के माता जी का आशीर्वाद लिया। आज एक बड़ा परिवर्तन छिंदवाड़े में होने जा रहा है। 45 वर्षों के बाद छिंदवाड़ा आजाद होने जा रहा है। एक परिवारवाद की राजनीति से, एक सामंतवाद की राजनीति से, एक धन बल की राजनीति से। और अभी सब छिंदवाड़ा वालों ने देखा कि जब जब कमलनाथ जी चुनाव हारते हैं, उनका परिवार चुनाव हारने जाता है, तो किस तरीके से लोगों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। चाहे श्रद्धेय प्रतुल चंद जी जिन्हें पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, प्रहलाद जी के सामने जब चुनाव लड़े तब षड्यंत्र किया गया, और अभी मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तब जब उनके निज सचिव आर.के. मिगलानी षड्यंत्र करते हुए उनका वीडियो आता है, कहता है कि बंटी साहू का करियर खत्म कर दो। अरे मैं क्या करियर आप खत्म करोगे? मैं तो जनता की सेवा करने राजनीति में आया हूँ और मुख्य उद्देश्य है जनता के पहुंच करके उनकी सेवा करना। लेकिन इतने नीचे गिर जाएंगे ये छिंदवाड़े की जनता ने नहीं सोचा था। छिंदवाड़े की जनता ने इतना मान सम्मान उनको प्यार दिया, लेकिन जिस तरीके से वो नीचे गिर करके काम कर रहे हैं ये दिखाता है। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन मुझे मेरे माता पिताजी ने संस्कार दिया। सरस्वती शिशु मंदिर में मैं पढ़ा हूँ, मुझे जो वहाँ से संस्कार मिले वो मैं कभी अपने मर्यादाओं को मैं नीचे नहीं गिरूंगा, ना अपने संस्कारों को नीचे गिराऊंगा। उनकी कभी छिंदवाड़े से भावना नहीं थी। बाहर के रहने वाले हैं इसलिए वो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़े की जनता जवाब देगी। उनका आज उन्होंने बयान में साफ कहा है कि प्रशासन का, पुलिस का और नेताओं का दबाव जो है देखा गया है। वो कह रहे हैं जो जिनकी रोज शराब पकड़ा रही है, दूध की गाड़ी में शराब बांट रहे हैं, शर्म आना चाहिए। उनका जिला कांग्रेस का महामंत्री 5 लाख रुपए के साथ पकड़ाता है, उनका निज सचिव का वीडियो आता है जिसमें षड्यंत्र करते हुए पकड़ाता है। ये मूल्यों की बात वो ना करें। छिंदवाड़े में फेयर चुनाव होना चाहिए। हमने भी प्रशासन से बात करी कि वहाँ उस दिन 50 लाख रुपए थे, वहां पर सिर्फ 5 लाख रुपए पकड़ाए। तो ये दिखाता है कि फेयर चुनाव हो, जनता को उनके मत का उपयोग करने दिया जाए। सैकड़ों ट्रक शराब बुलवाई उन्होंने, कल 700 बोतल शराब की पकड़ाती है। क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो कमलनाथ जी? आप छिंदवाड़े को, हमारे 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चों को आप शराब पिला रहे हैं। ये मोदी के साथ है। आज हमारी जिले की जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहती है। तो आप छिंदवाड़े की जनता इस बार भाजपा को जितवाएगी। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू, उनकी धर्मपत्नी थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। परिवार के साथ जो है अपने मतों का उपयोग यहाँ पर करेंगे और जनता पर भरोसा जताया है कि छिंदवाड़ा की जनता जो है वो उन्हें प्यार करती है। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जो लगातार दबाव बना रहे हैं, हालांकि आज लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और इसके परिणाम क्या होंगे तो आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, छिंदवाड़ा। और इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से मिल रही है जहां यूबीजीएल के जवान के जख्मी होने की घटना सामने आई है। उसूर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ जवान यहां पे घायल हुआ है। मतदान केंद्र की सुरक्षा में आउटर पर तैनात था ये जवान, जहां पे मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात था। उसूर थाना क्षेत्र के गलम इलाके की पूरी घटना एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी दी है। एसपी ने घटना की पुष्टि की है, जहां पे
सुरक्षा में तैनात था जवान, जहां उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके की ये घटना बताई जा रही है। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी दी है। मतदान केंद्र की सुरक्षा में आउटर क्वाड्रेंट पर तैनात था। उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके की ये पूरी घटना, जहां पे जवान के जख्मी होने की घटना सामने आई है। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर बीजापुर से, जहां यूबीजीएल सेल फटने से सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। ड्यूटी में तैनात था। मतदान केंद्र की सुरक्षा में आउटर कॉर्डेन में तैनात था जवान, जहां उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी दी है, घटना की पुष्टि की है। मतदान के महापर्व के बीच ये घटना, जहां यूबीजीएल सेल फटने से सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। मतदान केंद्र की सुरक्षा में आउटर कॉर्डेन में तैनात था जवान, जहां उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके की ये घटना बताई जा रही है। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे जवान के घायल होने की घटना सामने आई है। यूबीजीएल सेल फटने से सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी के शंकर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। के शंकर, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बात की जाए तो यह पूरा मामला उसूर थाना क्षेत्र, बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर मतदान केंद्र में सुरक्षा में लगे जो जवान हैं, जिस तरीके से एक्सीडेंटल यूबीजीएल सेल पट जाने से जो कि घायल हुए हैं, उन्हें घायल जवान के प्राथमिक उपचार के लिए, उन्हें बेहतर उपचार देने के लिए जो कि स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा है। वहीं पर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने जो इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि जो ड्यूटी में जो तैनात है, वो जो तैनात जवान जो कि यूबीजीएल सेल के पटने से, एक्सीडेंटल यूबीजीएल सेल के पटने से जो कि यह पूरा मामला हुआ है, और अभी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उस घायल जवान को बेहतर उपचार मिल सके। जी शंकर, क्या कुछ कारण यहाँ पे यूबीजीएल सेल फटने के, और क्या कुछ स्थिति में अभी जवान? देखिए, अगर कारण की बात की जाए तो यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका है, और ऐसे में बात की जाए तो जवान है सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं, जो मतदान केंद्रों में सुरक्षा दे रहे हैं। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके में लगातार जो कि मतदान के दौरान किसी तरीके से इलाके में जो कि नक्सल गतिविधियां या किसी प्रकार का प्रभावित ना हो, मतदाता बेखौफ होकर के इस इलाके में पहुंचे, उसके लिए यहाँ पर सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं। सुरक्षा जवान के पास जो यूबीजीएल जो सेल है, वो एक्सीडेंटल तरीके से जो कि फटने की वजह से जो जवान घायल हुआ है, और पूरी कोशिश है कि उस जवान को बेहतर उपचार मिल सके, और इस पूरे मामले में एसपी नजर बनाए हुए हैं, और जल्द से जल्द उस जवान घायल जवान बिल्कुल के शंकर, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सीधे रुख करेंगे अवधेश जी का। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया पूर्वी। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के इस लोकतंत्र में बस्तर के सीट पे मतदान का कार्य लगातार जारी है। अजय जी, आप चर्चा को आगे बढ़ा लीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे सवालों के साथ आपके पास पहुंचता हूं। अजय जी, देखिए, महत्वपूर्ण है, लगातार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है, परंतु इस बार का जो चुनाव है वो बढ़ती महंगाई पे, 45 साल का जो बेरोजगार का रिकॉर्ड टूट रहा है उस पे, आज किसान क्या है 27 रुपए, इनके पूंजीपति मित्रों क्या है 1500 करोड़ प्रतिदिन पे, अधेड़ जो 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ पे, उस पे आज डॉलर का मूल्य जिसका दावा किया गया था करेंसी की वैल्यू को मेंटेन किया जाएगा 83 रुपए के पार। यही मोदी जी कहा करते थे, जिसका रुपए का मूल्य जितना गिरता है देश की सरकार उतनी भ्रष्ट होती है। क्या केंद्र की मोदी सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है? मणिपुर 1 साल से जल रहा है, माननीय मोदी जी ना जाने के लिए तैयार है, ना एक शब्द कहने के लिए तैयार है। आज पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। रोज प्रति घंटे जो आंकड़े आए हैं, देश का हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 2 युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, पहलवानों के साथ यौन शोषण हो रहा है। तो क्या ये देश का विकास है? महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र मोदी गारंटी की बात कर रहे थे, क्या 15-15 लाख आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू गई? क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या 35 में पेट्रोल मिल गया? तो ये वादा खिलाफी जो चरित्र है, जुमलेबाजी का, मोदी गारंटी की हवा निकल चुकी है। देश की जनता समझ चुकी है इनके वादे जुमले हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। इस बार देश की जनता 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय करेगी। और देखिए, बस्तर की बात करो तो बस्तर के लगातार पहले में उन्होंने वादा खिलाफी की, न आदिवासी बड़ों को जर्सी गाय दी, न सरकारी नौकरी दी। मेरे मित्र इस बार की बात करें, 3 प्रमुख बात कर रहा हूं। 500 रुपए में सिलेंडर की बात की थी महिलाओं से, क्या आपने दिया? महतारी वंदन में 80% महिलाओं को अब देने की तैयारी नहीं है। 700 करोड़ के साथ में 4 महीने का बजट 2800 करोड़ था, आप मात्र 1200 करोड़ का प्रावधान करते हैं। 70% महिलाओं को सीधा ठगने की तैयारी। 18 लाख आवास की बात जो है होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट में है, एक भी मकान स्वीकृत हुए
हैं क्या? अगर हुए तो लिस्ट सार्वजनिक करें। मैतारी बनना में जो पैसा दिया गया उसके लिए सार्वजनिक करें। ये जो फर्जी करना है, ये लोकबाजी करना है, ये जो होर्डिंग की बात है, एक्चुअल कोई भी वादे इनके द्वारा 4 महीने में पूरे नहीं किए गए। क्षेत्र की जनता, आदिवासी वर्ग समझ रहा है। ठीक है सुनील जी, 4 महीने की आपकी सरकार, आचार संहिता से पहले 3 महीने आप लोगों को समय मिला हुआ था, आप लोगों ने वादे पूरे नहीं किए, बस्तर की जनता भरोसा नहीं करेगी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से केवल एक ही उदाहरण से मैं बता दूं। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही देश के अंदर में, भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर थी? 11वें स्थान। पूरे 10 साल में वो 11वें स्थान पर ही रही। माननीय मोदी जी के आने के बाद ये अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई और हम 3रे स्थान के लिए आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी एक बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो मैं कहूं, 10 साल में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है 85,000 करोड़ रुपए देती है छत्तीसगढ़ को, और माननीय मोदी जी की सरकार 3,80,000 करोड़ रुपए देती है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। ये अंतर है साहब। यहां पर बैठ करके आप टैप रिकॉर्ड जैसे बजाएंगे तो कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है किस पर? भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बस्तर की बात करते हैं, इनके जो कवासी लखमा जी इनके प्रत्याशी हैं, ये तो झीरम के चश्मदीद हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। ये बयान भी देखिए कैसा कैसा देते हैं, कवासी जीतेगा मोदी मरेगा। अरे भैया क्या बोल रहे हो? FIR हो चुका है उस पर। नहीं, मैं लेकिन जनता को जानने का हक है, जान चुकी है, और उसके आयोग बाद जान चुके हैं, ये कहते हैं कि मैं टिकट लेने बेटे के लिए झीरम की बात कर रहे हैं और मुझे टिकट धर्मलाल कौशिक क्यों किए लगा रहे हैं? एक ही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। बस्तर की जनता समझ ले अजय जी, मैं आ रहा हूं। आखिर धर्मलाल कौशिक किसको बचाने के लिए PI लगा रहे हैं? बता दें। अजय जी, आज नक्सल के विरोध में है तो क्यों कर रहे हैं? आखिर किसको बचाने के लिए? झीरम की साजिश और षड्यंत्र के पीछे कौन है? क्यों फर्जी मुठभेड़ बोलते हो? क्यों सेना के शौर्य पर, साहस पर, जवानों पर भरोसा नहीं करते हो? आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, के साथ क्या साथ है आपकी? मुद्दे पे आ जाइए सुनील जी, मुद्दे पे आ जाइए। अजय जी, मैं आ रहा हूं, मैं निवेदन आपसे कि एक बार सुनील जी को कंप्लीट कर दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुनील जी, आप आगे बढ़िए, मुद्दों पे बात कीजिए। देखिए, मैं मुद्दों पर ही बात कर रहा हूं। पिछले 5 साल में बस्तर के अंदर में जितने भी काम हुए हैं, आप देखिएगा उठा करके, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की जननी हो गई थी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। यहाँ वहां पर तो सड़कें जो बनी कागज में बनी, वहां जितनी योजनाएं गई कागज में गई। तभी तो बस्तर की जो आदिवासी जनता है, बस्तर की जो जनता, इनको उखाड़ क्यों फेंकी? बस्तर की जनता तो जानती थी ना इस बात को कि काम के लिए पैसे तो आ रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं, लेकिन ये बीच की जो कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये यहाँ पर कोई काम होने नहीं दे रही। अरे महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो हम क्या करें? वहां पर गरीबों के आवास के लिए काम हो रहा है। अब आप आंख में पट्टी बांध के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, 10,000 साल की प्रेरणा है हमारी, और 10 साल हमने काम किया है। 25 साल का प्लान है और 1000 साल आगे की प्लानिंग लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। देखिएगा, भारत जो है विश्व में विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो जाएगा। पर कांग्रेस नक्सलियों के साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस से मुक्ति चाहिए छत्तीसगढ़ को। थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गया कि 10 साल का 10,000 का विजन और 1000 साल 10,000 साल की प्रेरणा कहा मैंने, फेंकने में प्रेरणा का, हमारा इतिहास है 10,000 साल का। प्रेरणा कहा साहब? जरा भारत का इतिहास पढ़िए, कांग्रेसियों को बोलिए पढ़िए। 10,000 राम से लेकर यही दिक्कत है इनके साथ। सुनील जी, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूं। अनिरुद्ध जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। अनिरुद्ध जी, बस्तर की सियासत में 1998 का चुनाव, 2019 का चुनाव, लगातार बीजेपी का कब्जा रहा, लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। उससे पहले शहीद महेंद्र कर्मा चुनाव स्वतंत्र निर्दलीय होकर लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उससे पहले की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन पिछले 18-19 सालों में राज्य गठन के बाद बीजेपी ने वहां शासन किया। पिछले चुनाव खिसक गया बीजेपी के पास से। मौजूदा स्थिति में क्या आपको नजर आता है? बस्तर की जनता के मन में चल क्या रहा होगा इस वक्त? पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो सबसे ज्यादा जो है जटिल क्षेत्र है बस्तर है। हम वहां की दोनों सीटों की बात कर लें, वहां पे बस्तर की बात कर लें, और जो बस्तर के अंतर्गत ही आती है कांकेर की भी बात कर लें। देखिए क्या है कि वहां की जो राजनीति और वहां के जो है मतदाताओं का मन पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सही। और वहां की साइकोलॉजी को जो है कवासी लखमा, हालांकि जिनके बारे में कहा जाता है कि निरक्षर हैं, वो हैं भी,
लेकिन उनकी मैं एक चीज दाद देता हूं कि जो है उनकी पकड़, अभी जो है उनका आप देख रहे थे, अभी दिखा भी रहा था आप ही के चैनल में, उन्होंने कहा तेंदुपत्ता मैं तोड़ा, गोदी पर मैं काम किया, मुर्गा लड़ाई मैं किया, बैल मैंने बजा, बैल मैंने। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो वहां की भाषा है उस पर उनकी गहरी पकड़ रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं देखें तो वहां पे अरविंद नेताम जैसे वेल एजुकेटेड, जो कभी कांग्रेस के ही केंद्रीय मंत्री थे, कद्दावर नेता, इंदिरा जी की सरकार में रहे, तो कद्दावर तो वेल एजुकेटेड वो भी निकले। तो बस्तर का जो समीकरण है, बस्तर की जो वहां की जो हवा है, राजनीतिक हवा बहुत अलग हटकर है अवधेश जी। लेकिन आप ये देखिए जो विपरीत परिस्थितियों में, मतलब जो वहां पे जो एक तरफ से राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी 2019 में, बिल्कुल उन परिस्थितियों में, जबकि उस समय वो विधायक थे दीपक बैज विधायक, तो दांव खेला गया और उनको जो है बस्तर से लड़ाया गया और अंततः जो है दीपक बैज जी वहां से विजयी रहे थे। बिल्कुल। अब आज की बात करें, आज वहां पे मतदान चल रहा है, तो मैं कांकेर की भी बात करता हूं और मैं बस्तर दोनों सीट की बात करता हूं, तो वहां दोनों ही सीटों में जो है मुकाबला बड़ा रोचक है, मतलब एक तरफा कोई किसी की लहर है, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। अजय जी, चुनौती का जिक्र मैंने इसलिए आपसे पहले सवाल में किया कि आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो बस्तर लोकसभा के 8 सीट में 3 पे कांग्रेस का कब्जा, जिसमें से खुद एक कोंटा से कवासी लखमा विधायक है, उसके अलावा बस्तर जो विधानसभा है वहां से लखेश्वर बघेल है और बीजापुर से विक्रम मंडावी। इसके अलावा 5 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी इन आंकड़ों के लिहाज से आगे नजर आ रही है। कैसे इस चुनौती को आप नहीं स्वीकार करेंगे? अजय जी, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। आज लोकल स्तर के मुद्दों पर विधानसभा चुनाव होता है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव या आम चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे। 3 चीजें महत्वपूर्ण। 1952 से आज तक बस्तर में टोटल 12 बार चुनाव हुआ, 6 बार भारतीय जनता पार्टी और 6 बार कांग्रेस, बराबरी का मुकाबला, 13 ये चुनौती है। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि मेरे मित्र सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं, मुझे बता दें क्या देश पे ऋण 55 लाख से बढ़ के 205 लाख करोड़ देश का विकास मानते हैं? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे, क्या देश का विकास मानते हैं? 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल लेते हैं, क्या देश का विकास मानते हैं? देश की 67% जनसंख्या, लगभग 81 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन देना पड़ता है, क्या इसको देश का विकास मानते हैं? मणिपुर का 1 साल से जल रहा है, क्या इसको देश का विकास मानते हैं? आज निर्वस्त्र करके महिलाओं को मणिपुर में घुमाया जाता है, क्या देश का विकास मानते हैं? चीन की सेना गलवान घाटी में 20 शहीदों की हत्या हो जाती है, माननीय मोदी जी कहते हैं चीन की सीमा 1 इंच अंदर नहीं आई, तो क्या यह देश का विकास है? तो लगातार इस प्रकार की जो गलत बयानबाजी है, वादा खिलाफी है, इसका नतीजा भुगतने वाले हैं। और मैं थोड़ी चर्चा कर लूं, घोषणा पत्र जो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कि आने वाले 5 सालों में हमारी कांग्रेस पार्टी देश की युवा के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए, हर के लिए क्या सोच सकती है। आज इनका 30 मार्च को कमेटी बनती है, 13 दिन में आनंद फानंद में अपना घोषणा पत्र घोषित कर देते हैं। किसी लिए कुछ नहीं है, किसी के कोई न्याय की बात नहीं होती। हमने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, विभिन्न राज्यों की जनता के बीच गए, उनकी सोच मांग के अनुसार घोषणा पत्र जवाब ले। सुनील जी, जवाब दे दीजिए कि आप 10,000 साल का संकल्प, परिकल्पना, जो भी आपके शब्दावली, प्रेरणा से आप लोग आगे बढ़ रहे और 1000 साल आगे की प्लानिंग आप लोग करके चल रहे हैं। 5 सीट बस्तर में बीजेपी के पास है विधानसभा में, लेकिन अजय जी ने कह दिया कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव में अंतर मुद्दों का होता है, विषय का होता है, चेहरों का होता है। कैसे पार पाएंगे, कैसे इस सीट्स को कांग्रेस से आप वापस ले पाएंगे? आप देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, इनके सम्मानित दीपक बैज जो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव वहां से लड़ना चाहते थे। वो विधानसभा चुनाव में हमारे मंडल के अध्यक्ष से चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये हमेशा सोचते हैं कि कमजोर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर चुनाव लड़ता है। अभी ये कवासी लखमा जी के सामने हमारे महेश कश्यप जी कहते हैं कि कमजोर प्रत्याशी है, उनको कोई नहीं जानता। देखिएगा कि कितने लोग जानते हैं, तो रिजल्ट के दिन हम बैठेंगे, फिर वापस पता चल जाएगा कि कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता है। कवासी लखमा जी को बड़े अच्छे से सब जानते हैं। कवासी लखमा जी का क्या चरित्र है, किस प्रकार से वो किन लोगों के साथ में रहते हैं, किनके संरक्षण में वहां पर काम करते हैं, मोदी जी के विषय में क्या कहते हैं। जनता तो जवाब देने के लिए बैठी, बस्तर की जनता। बस्तर में जितने काम हुए, मैंने इनको स्पष्ट रूप से पूछा था कि 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो पैसे दिए और मोदी जी की सरकार ने पैसे दिए, और अर्थव्यवस्था के विषय में इतना लंबा चौड़ा बखान करते हैं, तो बता देते ना 11वें स्थान पे क्यों रह गई। अटल जी छोड़ कर गए थे, उतने में रह गए आप। मोदी जी के समय में क्यों बढ़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी को लेकर के है। विधानसभा के मुद्दे हो चाहे
किसी के मुद्दे हो। भाई मुद्दा तो मुद्दा है। आपने जो भ्रष्टाचार की, आपने जो चोरी की, आपने जो वहां पर के लोगों के हित में जो विकास में पैसे जाने वाले थे उसका बंदर बाट कर दिया, तो क्या जनता भूल जाएगी उन बातों को? भाई चोर क्या चोर नहीं कहलाएगा? भैया आपने जो भ्रष्टाचार किया उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और नक्सलियों के समर्थन में आप बार बार खड़े हो जाते हो, जाकर के फर्जी मुठभेड़ है बोल करके पहुंच जाते हो। तो जनता देख रही है कि विकास, आज अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था, लोग दौड़ करके मतदान गेट खुला, लोग दौड़ गए। अरे लोकतंत्र की इतनी सुखद तस्वीर है, और ये उनको भरोसा है, विश्वास है सुरक्षा का। उनको पता है कि जवान हमारे सीना ताने खड़े हैं, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी सरकार हमारे साथ वो हमको सुरक्षित रखी। तो ये लोकतंत्र का इतना सुंदर नजारा, अवधेश जी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल में बार बार वो वीडियो चल रहा था, और मैं उसको देख करके इतना प्रसन्न और इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि ईश्वर करे कि ऐसा लोकतंत्र भारत में लगातार हर स्थान पर बढ़ता जाए। लेकिन कांग्रेस से मुक्ति जरूरी है, वरना ये नक्सलवादियों के साथ फिर खड़े हो जाएंगे जाकर के, धर्मांतरण का फिर कुछ चलाएंगे, समय का आदिवासी संस्कृति का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से BSTV की अपील, कोंटा के मतदाता आप निकलिए। मैं 6.7% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। बीजापुर के मतदाता आप घरों से निकलिए, मैं 7.8% मतदान। चित्रकूट की जनता आप भी निकलिए, आपसे भी निवेदन, मैं 10.27% मतदान अब तक हुआ है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालिए। पूर्वी, ओवर टू यू। जी देखिए, तो लोकतंत्र का महापर्व, और BSTV अपील करता है कि अपने घरों से जरूर निकलिए, मतदान जरूर करिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।